भारतीय जनता पार्टी या उसके पक्षकार जो भी मीडिया में बैठे हुए लोग हैं, तो 24 घंटा लाडली बहना का रट लगाए रखते हैं। वही इनको लग रहा है कि उसी ब्रह्मास्त्र के आधार पर पूरे के पूरे महाराष्ट्र के चुनाव हो जाएंगे। मैं एक चीज तो मैं कहूंगा, चाहे महाराष्ट्र हो चाहे झारखंड हो, पिछले कुछ घंटों में अगर कई दिनों से अगर गोदी मीडिया में जो माहौल बना के रखा हुआ था, अब तो वो खबरें उन डिबेट्स में जब हम लोग जा रहे हैं तो बड़े आश्चर्यजनक की स्थिति हो रही है कि झारखंड में गठबंधन की स्थिति नहीं है, जबकि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के भीतर जबरदस्त सिरफिटौल की स्थिति है। वही स्थिति मैं देख पा रहा हूं कि ये विजुअल कल्पना सोरेन का विजुअल है अभी थोड़ी देर पहले, और कल्पना सोरेन अपने एक कैंडिडेट के प्रचार में गई हुई हैं। ये अभी शाम के वक्त का है जी, झारखंड। मैं तो ये कह रहा हूं राजीव जी कि कल्पना सोरेन अब जो है कि वो केवल कल्पना में नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी की नींद को उड़ा देने वाली एक जबरदस्त नेता जयराम और इंडिया गठबंधन को प्राप्त हो गई है। ये सच्चाई की स्थिति है। वो जनता से जब संवाद करती है तो उसका जनता तक सीधा सीधा असर जाता है। वो तो भारतीय जनता पार्टी ने भले ही हेमंत सोरेन को जेल के भीतर डाल दिया हो, उसके 2-3 लाख के स्पष्ट दिख रहे हैं। एक सहानुभूति का जबरदस्त फैक्टर, सिंपैथी फैक्टर वो झारखंड में अभी भी है नंबर 1, और नंबर 2 कल्पना सोरेन जैसी बड़ी नेता का भी प्रादुर्भाव हो चुका है वहां पे। तो मैं जो कहना चाह रहा था कि आरजेडी को लेकर लगातार आरोप लगाए जा रहे थे, आरजेडी 7 सीटों पर मान गई। अब बताइए कितना शानदार जो है कि गठबंधन झारखंड में हुआ है। 70 सीटों पर कांग्रेस और इनके उम्मीदवारों की पहले से वो गठबंधन हो चुके थे। तो आरजेडी भी होगी, 7 सीट आरजेडी लड़ेगी, आरजेडी क्लियर हो गया, और फिर बाकी चीज कम्युनिस्ट पार्टियों को दिया जाएगा। तो एकदम संतुलन वाला गठबंधन हो चुका है झारखंड में। संजय राउत कल से कहकर के परेशान है कि कहीं पे कोई किंतु परंतु की स्थिति नहीं है। महाराष्ट्र में भी बिल्कुल गठबंधन एकदम सही जगह पे खड़ा है। अब मैं बात कहूं, जो लोग हरियाणा से इन दोनों चुनाव की तुलना कर रहे हैं, उन्हें थोड़ा तुलना करते समय सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि यहां जो गठबंधन है, मैं कह दूं चाहे वो झारखंड का गठबंधन हो, तो भारतीय जनता पार्टी का, आपको याद है भारतीय जनता पार्टी ने पिछले बार 2019 के चुनाव में आजसू जो उनका महत्वपूर्ण पार्टनर है, उनको अपने गठबंधन में भी शामिल नहीं किया था। इस बार उन्हें गठबंधन में शामिल किया है। तो बताइए ज्यादा ऑर्गेनिक गठबंधन कौन दिख रहा है दर्शकों को? एक सरकार चल रही है वहां पे, और उस सरकार के तमाम गठबंधन दल के एक आरजेडी की तरफ से एक विधायक जीते थे, अभी वर्तमान सरकार में झारखंड में वो मंत्री भी है। तो वो उसमें कहीं से कोई किंतु परंतु की स्थिति जो दिल्ली मीडिया देख रही है दूरबीन लगाते, ना तो मुझे महाराष्ट्र में दिख पा रहा है कहीं से, और ना वो कहीं से वो परिस्थितियां मुझे झारखंड में नजर आ पा रही है। हर जगह एकदम शक्ति संतुलन की पूरी स्थिति बनी हुई है। विदर्भ के क्षेत्र में कांग्रेस ने काफी शानदार प्रदर्शन किया है लोकसभा चुनाव में, वो चीजें नजर आ रही हैं। कई सीटों पे वहां पे, जिसमें कि 2019 के पहले भी की स्थिति में ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो कुछ सीटों पर वहां पे शिवसेना का भी प्रदर्शन ज्यादा अच्छा नहीं था, तो उन सीटों पर कांग्रेस ने दावेदारी की। तो ये तो सामान्य घटक दलों के बीच में वार्तालाप हो गई। लेकिन जिस विषय की तरफ आपने इशारा किया कि 99 उम्मीदवारों की सूची महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने पक्षी जारी कर दी, और किसको किसको दे दी टिकट मिलने वाले लाभार्थियों में सबसे पहले हैं महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर जी, जिनकी केवल एक ही, अगर हम लोग राहुल नार्वेकर को जान रहे हैं तो उनकी क्या स्थिति है? उनकी केवल स्थिति यह है कि उन्होंने असली नकली का घोटाला किया वहां पे। दो पार्टियां जो असली थी उसको नकली घोषित कराया। उसके लिए महाराष्ट्र के लोग, राजीव जी, केवल 2 लोगों को जिम्मेवार, मतलब भारतीय जनता पार्टी तो जिम्मेवार है ही, राहुल नार्वेकर को एक संस्था के रूप में मानते हैं और चुनाव आयोग को मानते हैं। तो लोकसभा चुनाव में जनता ने स्पष्ट कर दिया कि असली शरद पवार वाला समूह कौन है, उसको कितने सीटें आई और नकली वाले को कितना आया। शिंदे समूह असली और नकली का भी अंतर स्पष्ट हो चुका है। मुझे नहीं लग रहा कि वहां पे किसी भी प्रकार से जो चुनावी स्थिति है, जनता बड़ी मूड बना चुकी है राजीव जी, महाराष्ट्र के संदर्भ में मैं कह रहा हूं। और वो मूड उन्होंने अभी से नहीं बनाया है। जब मैं जनता से बात कर रहा था अलग अलग क्षेत्रों में जाके, लोग बहुत बेसब्री से 20 नवंबर का इंतजार कर रहे हैं राजीव जी, कि जो महाराष्ट्र के ऊपर गुजरात के हमले हो रहे हैं, उन हमलों को वो, एक तो जो प्रशांत जी ने बात कही, जो प्रकाश हिंदुस्तानी जी ने बात की कि औद्योगिक प्रतिष्ठानों को महाराष्ट्र गुजरात ले जाया जा रहा है, वो तो है ही। लेकिन जो सबसे बड़ा मामला ये है कि केंद्र क्या इस प्रकार से दखल करेगा? वो जो वहां के लोग मान के चल रहे हैं कि दखलंदाजी जो होगी केंद्र सरकार की तरफ से, अमित शाह की तरफ से सरकार बनाने के लिए, और जिस तरह से उद्धव ठाकरे के समूह को तोड़ा गया, जिस तरीके से शरद पवार के ग्रुप को तोड़ के अजित पवार को अलग किया गया,
और असली नकली का जो खेल किया गया, इसके लिए कोई माफी देने के लिए भारतीय जनता पार्टी को तैयार नहीं है। किसानों का मुद्दा अपने आप में बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है, वहां पे भारतीय जनता पार्टी ने उसको एड्रेस करने का कोई प्रयास नहीं किया है। उल्टे जब प्रधानमंत्री ये चीज कहते हैं कि एमएसपी गारंटी कानून कहां पे उसको लेकर जो सदन में जो डिबेट होता है, उसमें महाराष्ट्र के लोगों की आपत्ति बड़ी कठोर किस्म की होती है। सोयाबीन किसानों की स्थिति बड़ी बिगड़ी हुई स्थिति है, प्याज के किसानों की स्थिति बिगड़ी हुई है, महाराष्ट्र के जो अलग अलग तमाम धड़े हैं, कॉटन वाले जो किसान हैं उनके संकट अलग ही है कि 4-5 हजार रुपया कॉटन का दाम मिल पा रहा है, लागत ही 8 हजार रुपया है। तो ये जो इन लोगों की चुनौतियों को समाधान देने के लिए क्या प्रयास किए गए, कोई प्रयास इनके लिए नहीं हुए। तो किसानों का असंतोष, और जो पंकज जी ने बड़ी गंभीर चीज कही कि जिस प्रकार से वहां पे उद्योग जगत को एक तरह से उनका स्थानांतरण का प्रयास हो रहा है, वहां पे उद्योग जगत को हतोत्साहित करने का प्रयास हो रहा है। वहां पे मराठी मानुष का आंदोलन भी चला है राजीव जी, जहां पे मराठी मानुष का आंदोलन चला हो कि भूमिपुत्रों को उनके अधिकार दिए जाए, वहां से औद्योगिक जगत को उठा के अगर आप गुजरात ले जाते हैं तो फिर उसकी प्रतिक्रिया कितनी तीखी होगी। वहां पे पढ़े लिखे लोगों का जो बेरोजगारी दर है वो बहुत जबरदस्त है, वो युवाओं में बड़ी एक जबरदस्त आग है, और वो आग जो है कि तमाम वर्ग समूह दायरे समूह से परे है। आप हम लोग अगर बात करते हैं तो माता पिता हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ी बहुत सहानुभूति रखे, लेकिन अपने बेटे के बेरोजगारी के दंश के कारण वो भी भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं। वो तो इन मुद्दों के लिए क्या स्थितियां हैं आज? अगर अच्छा ये बता दीजिए, अब वहां के लोग ये भी चीज कह रहे थे कि अगर भारतीय जनता पार्टी किसे मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाएगी, एकनाथ शिंदे को नहीं बनाएंगे, और प्रशांत जी की बात से मैं सहमत हूं कि देवेंद्र फडणवीस को बनाएंगे। देवेंद्र फडणवीस को क्या मुख्यमंत्री के उम्मीदवार बने रहने वाली योग्यता भारतीय जनता पार्टी ने दी? आप कभी तो उन्हें मुख्यमंत्री बना देते हैं, कभी उन्हें उप मुख्यमंत्री बना देते हैं, फिर एक उप मुख्यमंत्री और खड़ा कर देते हैं, उनसे खजाना वाला विभाग भी लेके जो है वो अजित पवार को दे देते हैं। वहां के लोगों का यह कहना है कि भाई हमारे मुख्यमंत्री का कोई इज्जत है या नहीं है। एक पूर्व मुख्यमंत्री को आप अचानक से उप मुख्यमंत्री बना देते हैं, उनके पद भी छीन लेते हैं, उनके पैरेलल लेवल पे एक और उप मुख्यमंत्री को बना देते हैं। तो दिल्ली दरबार क्या सोच रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हमें नहीं लग रहा कि राजीव जी कहीं भी भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र के सेंटीमेंट को सोच पा रही है। आप अगर देवेंद्र फडणवीस को बनाना ही चाह रहे थे तो आप उन्हें कम से कम इन 5 वर्षों में जो अभी जो सरकार बन रही है, 5 वर्षों की 2.5-3 वर्षों की जो भी इनकी सरकार चली है, कम से कम उन्हें सत्ता से बाहर रख लेते। अगर उन्हें सत्ता से बाहर रखा जाता और अभी मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाया जाता तो भी उन्हें वहां की जनता मुख्यमंत्री के लायक का समझती। ये तो उसको वहां के लोगों, मुझे वो भाषा प्रयोग नहीं करनी चाहिए, लेकिन जनता जो भाषा प्रयोग कर रही थी, ये तो बहुत ही अपाहिज और विकलांग किस्म के मुख्यमंत्री होंगे वो, जिनके शक्तियों को कभी भी घटा दिया जाता है और कभी भी बढ़ा दिया जाता है। महाराष्ट्र सब कुछ सह सकता है, लेकिन महाराष्ट्र केंद्र सरकार के और विशेषकर गुजरात का हस्तक्षेप सहने के लिए राजीव जी कहीं से भी तैयार नहीं है। ये एक महाराष्ट्र का मूलभूत एकदम सिद्धांत वाक्य हम लोग कह लें। और जो महत्वपूर्ण चीज जिसके तरफ मैंने पहले ही कहा कि जो इनके जो तीनों समूह है जो महाविकास अघाड़ी के, ये बिल्कुल ऑर्गेनिक गठबंधन के रूप में है। आप सोच के देखिए कि अभी इस समय शरद पवार की उम्र कितनी ज्यादा हो गई है और वो बिल्कुल गांव टोली यात्रा कर रहे हैं। उनके कुछ चुनावी सभाओं में भी शामिल था। उनकी एनर्जी में कोई कमी नहीं दिखती है। उनको एनर्जी में देख के उद्धव ठाकरे बीमार होता है तो भी चुनाव प्रचार के लिए चले जाते हैं। और ऐसे स्थिति में कांग्रेस के स्थानीय नेताओं के पास कोई किंतु परंतु और बहानेबाजी की कोई स्थितियां नहीं बनती। राहुल गांधी के संदेश बिल्कुल स्पष्ट किस्म के संदेश है। इसलिए जो भी हमारे सुधी दर्शक गण, मैं स्पष्ट तौर पर कहूंगा, हरियाणा में जो गलतियां कांग्रेस की हम लोगों को दिखाई दे रही है राजीव जी, कोई दूरबीन से लेके खोज के भी पता कर ले, वो गलतियां कांग्रेस की महाराष्ट्र में कदापि नहीं दिखने वाली है। मैंने इससे पहले भी आपके कार्यक्रम में कहा था कि हरियाणा एक ऐसा चैप्टर बना हुआ रहा, उसके हार जीत के कारण जो भी रहे, लेकिन पूरा का पूरा इंडिया अलायंस उससे बहुत ज्यादा शिक्षा ग्रहण करता हुआ दिख रहा है। उनको वहां पे एक ओवर कॉन्फिडेंस नामक की जो स्थितियां उत्पन्न होती है, उस पर ना तो वो महाराष्ट्र में किसी भी कोने पे कहीं पे भी नहीं है। एक एक कार्यकर्ता जान रहा है हमें भारतीय जनता पार्टी के पूरी मशीनरी से लड़ाई लड़नी है। अभी जो तमाम प्रकाश हिंदुस्तानी जी जो कारण गिना रहे थे, इतने सारे घटक दल हैं, चाहे उद्योग जगत हो, चाहे वो असामाजिक तत्व हो, बैड एलिमेंट हो, जितने सारे भारतीय जनता पार्टी के पक्षकार हैं संवैधानिक संस्थाओं के अतिरिक्त, जब ये सवाल वहां के लोगों से पूछे जनता क्या कहती है, जनता कह रही है ये सारे पक्षकार जो है वो लोकसभा चुनाव के दरमियान भी मौजूद थे और उस समय भी हम लोगों ने यहाँ पे लोकतंत्र की सुई हिलने नहीं दी। लोकतंत्र की सुई को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी हम लोग हिलने नहीं देंगे। तो ये जो कॉन्फिडेंस है तीनों पार्टियों में और उनके कार्यकर्ताओं में,
वो उनके बीच का जो उत्साह है बड़ा देखने लायक है राजीव जी महाराष्ट्र में। तो मुझे नहीं लग रहा कि महाराष्ट्र में किसी भी हालत में एनडीए की तैयारी या महायुति की तैयारी कम से कम महाविकास अघाड़ी से कहीं से भी हम लोगों को बेहतर दिखाई दे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और वही शुरुआत में याद कीजिए आप, मैं उस बात को यहाँ मेंशन मैंने किया कि स्थिति ये है कि मीडिया